इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन ये देखी जाती है कि आपने एज ए सेलर अपनी प्रॉपर्टी को बेचने का एग्रीमेंट किसी खरीदार, किसी बायर के साथ किया और उसको जो भी शर्तें तय हुई, भाई अब कितने में प्रॉपर्टी बेच रहे हो, कितने महीने का उसे टाइम दे रहे हो, वो सब शर्तें उसके अंदर लिख दी। परंतु उस एग्रीमेंट के दौरान जब जैसे जैसे समय पास आता गया तो खरीदार ने पेमेंट नहीं की और खरीदार एक प्रपोजल लेके आया कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी अब मैं अपने नाम पे नहीं खरीदना चाहता, मैंने कोई दूसरा खरीदार ढूंढा है, आप इसके नाम पे रजिस्ट्री करा दें और बाकी का जो बकाया पैसा है जो अपना एग्रीमेंट में तय हुआ था वो भी ये पैसा यही व्यक्ति आपको देगा। तो आमतौर पे ऐसा दो स्थितियों में होता है। एक तो वाकई ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे खरीदार की फिनेंशियल इनकैपेसिटी हो जाती है, उसके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो टाइमली आपके पैसे दे पाए। परंतु ऐसा कम होता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति सौदा करता है खरीदार, तो उसे पता होता है कि उसे बैंक लोन मिल जाएगा या उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे या कोई दूसरी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, तो थोड़ा 1-2 महीना ऊपर नीचे तो हो सकता है, परंतु उसके पास जुगाड़ होता है पैसे का। जो दूसरी स्थिति है वो बहुत कॉमन है और दूसरी स्थिति ये है कि ये जो ट्रांजैक्शन इस प्रकार की करते हैं वो ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, मिडल मैन होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं। वो उनका काम ही ये होता है कि प्रॉपर्टी को पहले एक रेट पे अटका लेना, कुछ टोकन मनी देके, अर्नेस्ट मनी देके, बयाना देके और बाद में कोई नया ग्राहक ढूंढना, उससे ज्यादा में वो सौदा कर लेना प्रॉपर्टी का, उससे जो ऊपर वाले पैसे हैं वो खुद नकद के रूप में ले लेना और जितने आपसे तय कर रखे हैं उतने आपको दिलवा के रजिस्ट्री डायरेक्ट उसके नाम पे कर देना। तो इस वीडियो में इस विषय पे चर्चा करेंगे कि कानूनन रूप से क्या ये करना सही है, क्या बायर ऐसा कर सकता है, अगर वो ऐसा कर रहा है तो क्या इसमें आपका कोई नुकसान है या एज ए सेलर इसमें आपको कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता है। हालांकि ये विषय तो बहुत ही टेक्निकल है। जो खरीदार नया खरीदार ले आया है, इस प्रकार की ट्रांजैक्शन को कानूनी भाषा में कहते हैं असाइनमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट को गूगल कर लीजिएगा, हिंदी में क्या कहते हैं, अधिन्यास या ऐसा कुछ शब्द है, वो इंग्लिश से भी ज्यादा मुश्किल है। असाइनमेंट को सरल भाषा में कहते हैं कि अब मेरे को इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस एग्रीमेंट में मुझे जो करना था अब ये व्यक्ति करेगा, मतलब वो जिम्मा दूसरे के पास दे दिया, अपने राइट्स भी दूसरे को दे दिए और वो पैसे देगा दूसरा खरीदार और दूसरे के नाम पे रजिस्ट्री होगी। इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कानूनी रूप से आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि असाइनमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लीगल है। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के कॉन्ट्रैक्ट का, एग्रीमेंट का अगर आप असाइनमेंट करते हैं एज ए खरीदार तो कानून इसकी इजाजत देता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी रिलेवेंट प्रोविजंस हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी इसके बारे में सेक्शंस हैं और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी इसके बारे में कुछ बताता है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में सेक्शंस में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज बहुत लीगल टेक्निकल विषय है ये। कि यदि आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो और खरीदार कोई दूसरे बंदे को ले आता है कि इसके नाम पे रजिस्ट्री करा दो, तो आपकी क्या स्थिति होनी चाहिए, क्या शर्तें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, ऐसी स्थिति में आमतौर पे मुझे 2 तरह के सेलर मिलते हैं। एक तो वो कहते हैं कि भाई साहब हमें इससे क्या आपत्ति है, हमने अगर 50 लाख रुपए में अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को बेचनी है तो ये हमें ये वाला खरीदार ना दे, दूसरा दे दे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो 50 लाख रुपए चाहिए, हम रजिस्ट्री करवा देंगे, सेल डीड करवा देंगे, बात खत्म। और कई सेलर होते हैं जिनको इसमें आपत्ति होती है और उनकी कुछ आशंकाएं भी होती है। अब जो पहले सेलर हैं जिन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई डाउट नहीं है, उनको कानूनन स्थिति समझनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिसको इस चीज में आपत्ति है उसको तो सिर्फ एक ही शर्त का ध्यान रखना है। चलो वो पहले ही बता देता हूं। जिसको आपत्ति है कि ऐसा खरीदार ना करे, तो एग्रीमेंट टू सेल जब आप बनाएं, जब सेल परचेज का एग्रीमेंट बनाएं खरीदार के साथ, तो साफ साफ स्पष्ट शब्दों में
उसके अंदर लिख दे कि इस एग्रीमेंट टू सेल को खरीदार द्वारा असाइन नहीं किया जा सकता, जो उसके राइट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, क्लेम्स हैं, टाइटल है, इंटरेस्ट है इस संपत्ति के संबंध में या इस एग्रीमेंट के अंदर जो अराइज हो रहे हैं। ये मैं जनरल भाषा में ऐसे ही बोल रहा हूं, लीगल लैंग्वेज विल डिफर। तो ये उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, असाइन नहीं कर सकता, अपनी जगह किसी दूसरे बंदे को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, रजिस्ट्री के टाइम किसी और को खड़ा नहीं कर सकता, कोई नॉमिनी नहीं बना सकता, असाइनी नहीं बना सकता, कोई नया आदमी नहीं ला सकता। हम इसी के नाम पे रजिस्ट्री कराएंगे, इसी से पैसे लेंगे, ना किसी और से पैसे लेंगे, ना किसी और के नाम पे रजिस्ट्री कराएंगे। ऐसा साफ साफ लिख दो। इसे सरल भाषा में हम कहते हैं एंटी असाइनमेंट क्लॉज, कि वो क्लॉज जो असाइनमेंट करने की जो वो है इच्छा है खरीदार की, उसे रोकती है, ताकि कल को अगर वो बोले कि मैं नया पर्सन लेके आऊंगा, वो आपको पैसे देगा, वो रजिस्ट्री कराएगा, तो आप उसे पढ़ा सकते हो एज ए सेलर कि भाई साहब देखो इसमें ऐसा लिख रखा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो तो आप लीगली अथोराइज नहीं हो ये करने के लिए एज पर दिस एग्रीमेंट। और कानून भी इस बात की इजाजत देता है कि अगर आपने ऐसा लिख दिया है तो फिर वो असाइनमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अपनी असहमति शुरू में ही जता दी है। अब आते हैं दूसरे सिचुएशन पे। अगर आपने ऐसा नहीं लिख रखा है और बायर ने बल्कि ऐसा लिख रखा है, जो कि आमतौर पे लिखा रहता है एग्रीमेंट्स में, कि खरीदार चाहे तो अपने किसी नॉमिनी को या असाइनी को या किसी अन्य इंटेंडिंग परचेजर को, प्रोस्पेक्टिव बायर को ला सकता है, और सेलर को रजिस्ट्री उसके नाम पे करवानी पड़ेगी, और इसमें सेलर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। आमतौर पे ऐसा लिखा रहता है। तो अगर ये क्लोज डल गई तो इसका मतलब है असाइनमेंट क्लोज हो गई। इसका मतलब है खरीदार को आप एज ए सेलर एग्रीमेंट बनाते समय ये कह रहे हो कि अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को भी ले आओगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उसके नाम पे भी सेल डीड करा दूंगा, उससे भी पैसे ले लूंगा। ऐसी अवस्था में यदि खरीदार कोई दूसरा पर्सन ले आता है तो प्रैक्टिकली तो मैंने देखा है कि बस वो बंदा जो दूसरा आता है वो पैसे दे देता है और रजिस्ट्री करा देते हैं, ट्रांजैक्शन ठीक से निपट गई, तो फिर तो वकील की जरूरत ही नहीं है, ना ये वीडियो देखने की जरूरत है। पर बहुत सारे डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं, और कानूनन स्थिति ये है कि जब अगर वो कोई दूसरा पर्सन ले आए तो ऐसे जो असाइनमेंट कर रहा है खरीदार अपने अधिकारों का दूसरे व्यक्ति के नाम पे, वो ओरली नहीं हो सकता। तो आपकी सेफ्टी इस चीज में है एज ए सेलर कि अगर वो कोई नया व्यक्ति ले आता है तो आप उसके साथ एक डीड ऑफ असाइनमेंट बनाएंगे, एक नया एग्रीमेंट कह लीजिए सरल भाषा में, असाइनमेंट डीड या असाइनमेंट ऑफ सेल एंड परचेज एग्रीमेंट आप बनाएंगे, और उसमें 3 पार्टियों को आप रखना। 3 पार्टियां होंगी उस डीड की, उस एग्रीमेंट की। एक हो गए आप एज ए सेलर, एक होगा वो ओरिजिनल बायर जिसे असाइनर भी कहा जाएगा क्योंकि अब वो असाइन कर रहा है, और एक होगा वो नया खरीदार जिसे असाइनी कहा जाएगा, जिसके पक्ष में ये अधिकार वो असाइन कर रहा है ओरिजिनल बायर। तो सेलर, ओरिजिनल परचेजर या असाइनर और असाइनी, ये 3 पार्टियों का एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट आप बनाएं, ऐसा मेरा सुझाव है। उस एग्रीमेंट में सारी बातें लिखें फिर से कि क्या डील हुई थी, कितने में हुई थी, कब एग्रीमेंट बना था, उस एग्रीमेंट की किस शर्त में ये परमिशन दी गई थी कि असाइनमेंट ये कर सकता है, और अगर परमिशन नहीं भी दी गई थी और अब आप तैयार हो असाइनमेंट के लिए, तो भी आप लिख सकते हो कि हालांकि उसमें कोई असाइनमेंट की परमिशन नहीं दी गई, ऐसी कोई शर्त नहीं लिखी गई असाइनमेंट के बारे में, पर मुझे अब कोई एज ए सेलर आपत्ति नहीं है अगर ये परचेजर अपने राइट्स को और लायबिलिटीज को असाइन कर देता है इस असाइनी के नाम पे। असाइनी कौन? जो व्यक्ति को वो बेचने वाले हैं उसका पूरा नाम, आधार, पैन नंबर सब उसमें लिखा होना चाहिए, और फिर ये लिखी होनी चाहिए कुछ आवश्यक शर्तें कि अब वो जो असाइनी है यानी नया खरीदार, वो अब असाइनर के शूज में स्टेप इन कर रहा है, मतलब जो भी जिम्मेदारियां अब असाइनर की थी वो असाइनी मान रहा है इस एग्रीमेंट को, इस असाइनमेंट एग्रीमेंट को साइन करके कि हाँ अब वो मेरी है, वो पैसे अब मैं दूंगा, इतनी तारीख तक दूंगा, इतने और दे रहा हूं,
और जो भी फोर फीचर क्लोज है कि कितना बयाना जब्त होगा, वो सारी शर्तें उसमें लिखी होनी चाहिए। अगर असाइनी इस एग्रीमेंट को साइन नहीं करता है और सिर्फ असाइनर और आप ही आपस में साइन कर रहे हैं, तो कल को असाइनी यानी दूसरा खरीदार को असाइनी कह रहा हूं मैं, तो कल को वो जो असाइनी है अगर वो आपको पैसे ना दे या टाइम पे रजिस्ट्री ना कराए, तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उसने तो कोई एग्रीमेंट आपसे किया ही नहीं। तो आप उसका क्या बिगाड़ सकते हो कानूनी रूप से? उसने तो आपसे कोई एग्रीमेंट किया नहीं है। इसी तरह यदि आप खरीदार हो परंतु और आप दूसरा कोई खरीदार ले आए और आपने खाली उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी इतने में बेच रहा हूं, परंतु आपने सेलर की सहमति नहीं ली, नोटिस के माध्यम से या एग्रीमेंट के माध्यम से या असाइनमेंट क्लोज के माध्यम से सेलर की अगर आपने कंसेंट नहीं ली कि हाँ मैं जो ये राइट्स हैं अपने इस एग्रीमेंट के तहत इस असाइनी के फेवर में दे रहा हूं, और कल को सेलर मुकर जाए उस बंदे के नाम पे रजिस्ट्री कराने से, क्योंकि ना तो ऐसी कोई क्लॉज थी ना ही आपने उसकी सहमति ली, तो कानूनन रूप से आप उसको फिर फोर्स नहीं कर पाओगे कि वो थर्ड पर्सन के नाम पे रजिस्ट्री करवाए। अब एक सेलर होने के नाते आपको ये ख्याल रखना है कि क्योंकि आप तो उस असाइनी को नए खरीदार को जानते नहीं हो, ना ही ये प्रॉपर्टी डीलर मिडलमैन यानी जो आपका ओरिजिनल खरीदार है वो आपको उससे मिलवाता है। 90% केसेस में नहीं मिलवाता, 10% केसेस में हो सकता है आप जानते भी हों कि कौन असाइनी है। तो अब खतरा ये है कि अगर आपने ऐसा कोई एग्रीमेंट किया और कल को मुकदमा कोई करना पड़ गया या उसके पैसे जब्त करने पड़ गए, कोई भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ गई, तो आप ओरिजिनल बायर के अगेंस्ट करेंगे या उस असाइनी के अगेंस्ट करेंगे? तो इसमें मेरा सुझाव ये है कि जब ये एग्रीमेंट बनाए आप असाइनमेंट एग्रीमेंट, तो उस असाइनमेंट एग्रीमेंट में एक शर्त ऐसी भी अवश्य लिखें कि इस असाइनमेंट एग्रीमेंट को बनाने का अर्थ ये नहीं है कि जो ओरिजिनल बायर है यानी असाइनर है वो अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो गया, बल्कि जितनी भी ड्यूटीज, लायबिलिटीज, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी बन रही हैं परचेज सेल एग्रीमेंट के तहत, वो अब ये दोनों ही ज्वाइंटली और सेवरली करने के लिए लायबल हैं। यानी मैं चाहूं तो असाइनर पे केस कर दूं, मैं चाहूं तो असाइनी पे केस कर दूं, मैं चाहूं तो दोनों पे केस कर दूं। तो एक किस्म से ऐसा लिखने से जो ओरिजिनल बायर है वो एक गारंटर बन गया एक किस्म से असाइनी का कि भाई ये आपके पैसे टाइम पे देगा, नहीं देगा तो मैं जिम्मेदार। इसका इनडायरेक्टली कहने का भाव ये हो गया। अगर आपने असाइनर को या जो मुख्य बायर था उसकी लायबिलिटीज को नहीं बांधा इस असाइनमेंट एग्रीमेंट के अंदर, तो कल को आप उस थर्ड पर्सन असाइनी के साथ उलझ के रह जाओगे और एक कानूनी पचड़ा पड़ जाएगा जिसको कि सुलझाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कोर्ट कचहरी के आपको चक्कर काटने पड़ेंगे और कोर्ट में पहुंचने के बाद भी कोर्ट सबसे पहले एग्रीमेंट देखती है, कोर्ट सबसे पहले रिटन क्लोजेस देखती है और कोर्ट लॉ देखती है। किसने किससे मौखिक रूप से क्या बात की वो कोर्ट में उतनी अहमियत नहीं रखेगी। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अन्य कानून भी एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो आपको चाहे आप बायर हैं चाहे आप सेलर हैं उनका भी ख्याल रखना है। आपको ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स एक्ट के किसी प्रोविज़न का, टीडीएस डिडक्शन का या कोई अन्य प्रोविज़न का आप उल्लंघन ना करें। इसी तरह आपको एज ए बायर अगर आप किसी और के नाम पे रजिस्ट्री करवा रहे हो और पूरे पैसे आप दे रहे हो प्रॉपर्टी खरीदने के, तो आपको ये भी देखना है कि कहीं जो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट है तो उसके तहत ये बेनामी संपत्ति तो ना हो जाए और आप किसी और झमेले में ना पड़ जाएं। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना होता है। अंत में जो एक रिलेटेड जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का असाइनमेंट ऑफ रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहें तो उसे गूगल करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, तो उससे आपको और एक्स्ट्रा इंसाइट्स मिल जाएंगे इस विषय के बारे में। और उस जजमेंट का नाम है कल्पना बेन वर्सेस अशोक कुमार जयंतीलाल शेठ,
25 नवंबर 2019 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था। बहुत सारे पेचीदा पहलू हैं इस मसले के जो कि केस टू केस डिफर करते हैं, जिनको वीडियो के माध्यम से समझाना मुमकिन नहीं है। हाँ, मैंने मोटा मोटा एक आपको आइडिया दे दिया है कि इस तरह के ट्रांजैक्शन में एग्रीमेंट में, सेल एग्रीमेंट में रिलेवेंट शर्तें लिखी होनी चाहिए ताकि बाद में डिस्प्यूट ना हो, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, अगर असाइनमेंट की स्थिति आ ही जाती है तो खाली हवा में मूजबानी कार्य ना करें और एक असाइनमेंट ऑफ सेल एंड परचेज एग्रीमेंट करके एक एग्रीमेंट बनाएं और उसमें आप और खरीदार और जो दूसरा खरीदार है, तीनों उस पर सहमति जताते हुए साइन करें। अगर तीसरा खरीदार सहमत नहीं भी है तो भी अपने वकील से बातचीत करके कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाएं जिससे कम से कम ओरिजिनल खरीदार को तो आप बाउंड कर सकें। तो ख्याल रखिए और सावधानी से ट्रांजैक्शन कीजिए।